हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम ठीक है, यानी कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है मई जून में, तो उसके जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, आपने अगर देखा होगा यूपी पे पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया होगा तो पॉलिटी के क्वेश्चन भी 15-20 का एवरेज आराम से रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास होगी आपको यूपी पुलिस के रिलेटेड और एसएससी के स्तर पे जो भी छोटे मोटे जो एग्ज़ाम हैं स्टेट लेवल के, उन सब एग्ज़ामों भी आपको ये जो आज की जो वीडियो क्लासेस है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये आज जो है ये पहली क्लास होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। ठीक है, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ठीक है, तो उस संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के क्या अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कम्युनिटी जो थे वो तो डॉक्टर अंबेडकर थे, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं संविधान का जनक किसे कहा जाता है। जो संविधान के जनक हैं वो किसे कहा जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान के जो जनक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर जो अंबेडकर हैं वो संविधान के जनक कहे जाते हैं। जैसे कि अभी कल 14 अप्रैल था तो उनकी जयंती थी, और जो जयंती थी उनकी 135वीं जयंती थी, तो वो संविधान के जनक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जो भारतीय संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम था वो 1935। ठीक है, ये आप अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वो उस अधिनियम से बहुत से सारे चीज़ों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो प्रावधान हैं वो 1935 के जो एक्ट हैं उससे लिए गए हैं। ठीक है, अधिकतर जो प्रावधान हैं, लिख देते हैं, अधिकतर प्रावधान अधिकतर प्रावधान 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। ठीक, यानी कि इसलिए ये सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो किस भाग में आता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए भाग ए, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में आता है। ठीक है, मौलिक जो अधिकार है वो भाग 3 में आता है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है हमारा वो भाग 3, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो भाग 3 में आता है। तो अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है
ये हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो भाग 3 जो है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल आते हैं वो 12 से 35 जो आर्टिकल हैं वो हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में आते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भाग 4 में आते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक यानी कि डीपी, एक मिनट, ठीक है, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी ये क्या है, पार्ट 4। तो ये जो डीपीएसपी है यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भाग 4 में आते हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो हैं वो डीपीएसपी में आते हैं। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में आते हैं। जो ये कितने आर्टिकल में अंदर आते हैं, तो ये जो आर्टिकल नंबर है ये 36 से 51 जो हैं वो डीपीएसपी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसका चुनाव कौन करता है। तो ऑप्शन, जैसे कि हम ऑप्शन की बात करते हैं, जनता, सांसद, निर्वाचक मंडल, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सांसद करती है। ठीक है, सांसद करती है। अब कैसे करती है तो वो हम बताते हैं, सॉरी इसका गलत होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि निर्वाचक मंडल करती है। ठीक है, निर्वाचक मंडल जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, जैसे कि अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। तो जो शामिल होते हैं यानी कि एमपी प्लस एमएलए मिलकर जो हैं चुनाव करते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। थिंक एमपी प्लस एमएलए जो हैं वो लोग मिलकर राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो अगर ऑप्शन देखें इसमें तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो पीएम की नियुक्ति करता है, यानी कि मेजोरिटी पार्टी ऑफ लीडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो उसकी जो नियुक्ति, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये जो संविधान की जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन जब शपथ ग्रहण होता है तो वो राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जिस पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार होगी उस पार्टी को जो पीएम पद के जो उम्मीदवार होंगे उनको राष्ट्रपति क्या होगा, शपथ ग्रहण कराता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। अगर हम ऑप्शन देखें तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो 7 है। लेकिन इसके अगर हम भारत में मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ 6 है। ठीक है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटा दिया गया है। आर्टिकल में जो जो मौलिक अधिकार था वो राइट टू प्रॉपर्टी, उस चीज़ को क्या किया गया, हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राज्यसभा के स्थायी सदन, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है या नहीं। तो जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो विघटित नहीं किया जाता। जैसे कि अभी हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको राज्यसभा भेजा गया है। ठीक है, तो वो एक स्थायी सदन होता है जो विघटन नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है राज्यसभा का स्थायी सदन होता है, क्योंकि इसमें जो होता है कि 1 से लेके 3 जो हैं सदस्य हर साल, ठीक, हर साल हर 2 साल बाद क्या होते हैं, हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, रिटायर होते हैं। तो ये जो है
इस वजह से ये स्थायी सदन होता है। जो राज्यसभा का जो सदन का जो एक कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो इसलिए हर साल मतलब 1/3 में से हर 2 साल में कोई न कोई रिटायर होता रहता है, तो उसकी जो पूर्ति है वो धीरे धीरे होती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा जो है वो विघटित की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि बात करें, जैसे कि सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। ठीक, अब ये जो है ये इमरजेंसी में तो बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि भारत में कभी इमरजेंसी लागू हो गई तो उस दौरान में ये क्या है, बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ सकता है। और ये 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है, क्योंकि जिस पार्टी की जिस सरकार जो सरकार होती, जो पार्टी होती है, अगर वो पूर्ण बहुमत है लोकसभा में तो उसकी सरकार जो है 5 साल तक चलती है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो पार्टियां अदल बदल करके जो होता है लोकसभा वो विघटित हो सकती है, लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं होती, वो एक स्थायी सदन। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए होता है। और इमरजेंसी लागू होने के बाद क्या होता है कि चुनाव नहीं होता, तो ये इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, इसको बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है। ठीक है, अगर ऑप्शन देखें तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द जोड़े गए हैं। तो उसमें जो शब्द हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि कोई निश्चित शब्द नहीं है जो हम एक संख्या मानी जाए। ठीक है, तो इसमें कोई निश्चित शब्द नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि भारत एक कैसा देश है। भारत जो है वो एक कैसा देश है, संघीय है, एकात्मक है, दोनों का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है हमारा वो एक दोनों का मिश्रण है, यानी कि स्थायी भी है, अस्थायी है, यानी कि दोनों का मिश्रण है, संघीय भी है। तो इसमें क्या है कि यानी कि फेडरल प्लस यूनिटरी फ्यूचर में आता है। अगर की पॉइंट का तो कोई सी एक फेडरल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो भारत जो है एक दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी। यानी कि जो हमारे संविधान में जो एक प्रक्रिया है कि संविधान को संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है उसमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस, डी जापान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्चतम न्यायालय हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो वो उच्चतम न्यायालय की जो राष्ट्रपति हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि राइट आंसर। अब हम बात करते हैं भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन देखा जाए राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, कलाम। ठीक है, जो हमारे भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यानी कि भारत में जो एकल नागरिकता है उसका जो प्रावधान है वो किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, तो ये जो है एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यानी कि जो संविधान सभा का जो गठन था वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं कि 1946, 1947, 1948, 1950, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान सभा का जो गठन था वो 1946 में हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि सांसद के कितने सदन होते हैं, जो सांसद हैं उसके कितने सदन होते हैं। तो सांसद के जो सदन हैं वो 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सांसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि अनुच्छेद 21 किस चीज़ से संबंधित है, यानी कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 है वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो समानता, स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल नंबर इसमें 21 में आता है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 21 में दे रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। ठीक है, यानी कि जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए होता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कायक यानी कि CAG का कार्य क्या होता है, यानी कि कायक का जो कार्य है वो क्या होता है। कायक का जो कार्य होता है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेखा और लेखा जोखा का जो है उसकी जांच करना, ये कायक का कार्य होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है। अगर हम ऑप्शन देखें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, सुप्रीम कोर्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी हम 25-25 श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, तो आज जो हमारे कंप्लीट होंगे वो 25 MCQ कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है, इसमें ये पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो ऑप्शन देखें तो राष्ट्रपति है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। कैसे, उसके खिलाफ एक रिट दायर होती है, जिस रिट के तहत लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज हमारे जो यूपी पॉलिटी हैं ये आज 25 MCQ कंप्लीट हुए। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम और कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से हमें ये पता चलेगा कि आपने हमारी क्लासेस का कैसा फीडबैक दिया, कैसे आपको लगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।